हेलो गाइस, बायकेडमी में आपका स्वागत है। हम पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 9th की पढ़ रहे थे, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। तो पहला चैप्टर हम देख रहे थे, इनकी हमने 2 वीडियो देख ली। हम लोकतांत्रिक विशेषताएं पढ़ रहे थे पिछली वाली वीडियो में, जिसमें हमने पहली विशेषता देखी थी, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। और दूसरी विशेषता क्या थी? लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों का जीत हार का अवसर समान हो। तो इसी तरह से अब हम आने वाली 2 विशेषताएं और देखेंगे। तो आज के लेक्चर यहां से स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें तो यहां पर हम एक वोट एक व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। यहां पर एक व्यक्ति एक वोट हम देखेंगे तो क्या हम वैश्विक स्तर पर जब हम देखें तो क्या सभी लोगों को वोट का समान अधिकार दिया गया है? जैसे कि 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का ही अधिकार नहीं था। औरतों को वोट देने का अधिकार सऊदी अरब में कब मिला? 2015 में मिला। इसी के साथ अगर हम एस्टोनिया देखें तो एस्टोनिया में नागरिकता के नियम इस प्रकार है कि जो रूसी हैं, अब देखिए एस्टोनिया में 2 तरह के लोग हैं। एस्टोनिया में एक तो एस्टोनियाई लोग हैं, उसके साथ साथ रूसी अल्पसंख्यक भी रहते हैं वहां पर। ठीक है, तो जो रूसी अल्पसंख्यक है इनको मतदान का अधिकार हासिल करने में बहुत मुश्किल होती है। जो रूसी अल्पसंख्यक हैं उन्हें मतदान करने ही नहीं दिया जाता है। अगर करने भी दिया जाता है तो इनके बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों का पालन करना पड़ता है, तब इन्हें वोट देने का अधिकार मिलता है। तो क्या सभी नागरिकों को एस्टोनिया में वोट डालने का समान अधिकार है? ऐसा नहीं है एस्टोनिया में। अगर हम फिजी की बात करें तो फिजी में किस तरह के लोग हैं? 2 लोग हैं, एक तो मूल फिजी के ही लोग हैं और कुछ भारतीय हैं जो फिजी में जाकर बस गए हैं। तो यहां पर क्या होता है, जो भारतीय मूल के लोग हैं उनका वोट का मत जो फिजी के मूल लोग हैं उनके वोट के मत से कम होता है। जैसे कि अगर भारतीय मूल का कोई एक व्यक्ति है तो उसके वोट का मूल्य 1 होगा, तो फिजी के मूलवासी का मूल्य कितना होगा? 2 होगा, जिससे 2 भारतीय मूल के व्यक्ति वोट दे पाए और फिजी का एक व्यक्ति वोट दे तो इन दोनों के मूल्य बराबर होंगे। यहां पर क्या हुआ? या भारतीयों के वोट का मूल्य कम हो गया। यह भी गलत तरीका है, इस तरीके को भी लोकतंत्र में नहीं देखा जाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। यह स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि लोकतंत्र कौन से बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है? राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। राजनीतिक समानता का क्या मतलब है? सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलना चाहिए राजनीति में। अब राजनीति में क्या होता है? राजनीति में हमारे पास कौन सा अधिकार है? वोट डालने का अधिकार है। तो वोट डालने का अधिकार सभी व्यक्तियों का समान होना चाहिए, तभी लोकतंत्र कहलाएगा। तो यहां से ही हमारी तीसरी विशेषता निकल कर आती है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यह आपको याद रखना है कि हर वयस्क का एक वोट और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, तभी लोकतंत्र कहलाएगा। यह लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है। अब लोकतंत्र की अगर हम चौथी विशेषता के बारे में देखें तो यहां पर अगला केस निकलता है, वो है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे में 1980 तक किसका शासन था? अल्पसंख्यक गोरों का शासन था। तो अल्पसंख्यक गोरे 1980 तक जिम्बाब्वे में शासन करते रहे। इसके बाद 1980 में जिम्बाब्वे को क्या हुआ? आजादी मिल गई। और आजादी मिलने के बाद एक पार्टी निकल कर आई जिसे हमने क्या कहा? जानु पीएफ दल। ये पार्टी जिम्बाब्वे की पार्टी है, तो आपको नाम याद रखना है, जानु पीएफ दल जिम्बाब्वे की पार्टी है। ठीक है, यहां पर जो जानु पीएफ दल के नेता थे, प्रमुख नेता, उनका नाम क्या था? रॉबर्ट मुगाबे। अब हो क्या रहा था, जब देश स्वतंत्र हुआ 1980 में, देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के बाद जितने भी चुनाव हुए, 2017 तक की बात मैं कर रहा हूं, 2017 तक, 1980 से 2017 तक जितने भी चुनाव हुए, इन चुनावों में हमेशा जानु पीएफ दल ही जीतकर आ रहा था। और राष्ट्रपति कौन बन रहे थे? रॉबर्ट मुगाबे बन रहे थे। अब ये मुगाबे बन कैसे रहे थे? क्या ये कम लोकप्रिय थे? लोकप्रिय बहुत थे, लेकिन फिर भी इन्हें एक डर था कि कहीं हमारी हार ना हो जाए चुनाव करते वक्त, तो इस वजह से ये चुनावों में थोड़ी धांधली करते थे। आजादी के बाद इन्होंने क्या किया? रॉबर्ट मुगाबे ने संविधान में कई बार बदलाव किए।
ठीक है, जो संविधान बन गया उस संविधान में बार बार बदलाव कर रहे हैं और बदलाव करके क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति के अधिकारों की वृद्धि से आपको पाकिस्तान याद आ गया होगा कि परवेज मुशर्रफ ने भी क्या किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया जिससे राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि कर दी। ठीक है, और इनकी जवाबदेही को कम किया जा रहा था। तो आपको याद रखना है कि रॉबर्ट मुगाबे ने संविधान में संशोधन करके क्या क्या किया, एक तो राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि कर दी और दूसरा राष्ट्रपति की जवाबदेही को कम कर दिया जिससे उन्हें लोगों को जवाब ना देना पड़े कि देश में जो हो रहा है उसकी जवाबदेहिता राष्ट्रपति की कम हो गई। ठीक है, विपक्षी दल के जो कार्यकर्ता थे इन्हें परेशान किया जा रहा था। अब यहां से आपको तुरंत मैक्सिको याद आना चाहिए कि मैक्सिको में भी कुछ इस तरह से हो रहा था। ठीक है, उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। अगर कोई विपक्षी दल है और वहां पर क्या है, वो सभा कर रहे हैं तो उनकी सभाओं में गड़बड़ी कर दी जाती थी। वहां पर कोई अपना व्यक्ति भेज दिया जिससे वहां पर क्या किया, वहां पर गड़बड़ी पैदा कर दी। जो सरकारी विरोधी प्रदर्शन हुआ करते थे और आंदोलन होते थे इन्हें भी गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब देखिए, आंदोलन हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, प्रदर्शन हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, शांतिपूर्ण निरायुध प्रदर्शन होने चाहिए। हमें भी आर्टिकल 19 में आंदोलन और प्रदर्शन करने का अधिकार है, ये हमारे मूल अधिकार में है, लेकिन उनसे क्या होना चाहिए, लोगों के हितों में कमी नहीं होनी चाहिए। आप दूसरे लोगों को परेशान नहीं कर सकते। आपने बंद का आयोजन कर दिया जिससे पूरा मार्केट बंद कर दिया, तो क्या ये लीगल है, ये लीगल नहीं है। आप हड़ताल कर सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते, लेकिन आप आंदोलन कर सकते हैं। वो भी किस प्रकार का आंदोलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं। अब देखिए, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वो कैसे आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम कराइए या फिर एक डेट दीजिए जिससे हमारा एग्जाम हो जाए। तो इस तरह के आंदोलन क्या है, ये आंदोलन लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लेकिन यहां पर जो रॉबर्ट मुगाबे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इन आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे कानून भी लाए गए जहां राष्ट्रपति की आलोचना करने का भी अधिकार नहीं था। राष्ट्रपति की आलोचना करने पर क्या हो रहा था, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तो आलोचना करने के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया। इस तरह के कानून लाए गए। अब लोकतंत्र में हमें बोलने का अधिकार है। हम एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं जो हमारे लिए काम कर रहा है। अगर वो हमारे लिए अच्छा काम नहीं करता है तो क्या हम उसकी बुराई नहीं करेंगे? क्या हम समाज में जाके उसके बारे में नहीं कहेंगे कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? क्या हम उन पर दबाव नहीं डालेंगे? अगर हम दबाव डालेंगे तभी तो उन पर दबाव पड़ेगा और वो अच्छे काम करेंगे। अगर हम आलोचना ही नहीं कर सकते तो क्या हम वास्तविक लोकतंत्र में रह पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। और यही काम कौन कर रहे थे? राष्ट्रपति मुगाबे कर रहे थे। 2017 तक मुगाबे बने रहे, लेकिन 2017 के बाद आंदोलन हुआ और राष्ट्रपति मुगाबे को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया। तो राष्ट्रपति मुगाबे को कब हटाया गया? 2017 में उनके पद से हटा दिया गया था। जिम्बाब्वे का उदाहरण क्या बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना तो जरूरी है। ठीक है, लोकतंत्र की एक जरूरत है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए? इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो लोकप्रिय नेता है, रॉबर्ट मुगाबे बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन लोकप्रिय नेता भी क्या हो सकता है? अलोकतांत्रिक हो सकता है। वो ऐसे कदम उठा सकता है जिससे उसकी शक्तियों का विस्तार हो, उसका शासन हमेशा चलता रहे। ये लोकतंत्र के किसमें देखा जाता है? नेगेटिव पॉइंट में देखा जाता है। ठीक है, जब हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे होते हैं, लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो शासन में आया व्यक्ति हमेशा क्या सोचता है? अपनी गद्दी से उसे हटाया ना जाए। ये लोकतंत्र की हानि है। आपको जब लोकतंत्र की अच्छाइयां और लोकतंत्र की बुराइयां पढ़ाई जाएंगी, वहां पर लोकतंत्र की बुराइयों में ये वाला टॉपिक आएगा। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकता है, जैसे रॉबर्ट मुगाबे। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नजर रखना जरूरी है। अब देखिए, कहां कहां नजर रखेंगे? पहले तो ये चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, तो चुनाव पर हम नजर रखेंगे। फिर चुनाव से पूर्व की स्थितियों पर हम नजर रखेंगे कि चुनाव से पहले क्या हो रहा है,
इसके साथ साथ जब चुनाव हो गए तो उसके बाद की स्थितियों पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी कि चुना हुआ व्यक्ति क्या लोकतंत्र के अनुसार अपनी स्थितियों को बदल तो नहीं रहा है, क्या वो अपनी शक्तियों में बढ़ावा तो नहीं कर रहा है, क्या वो दूसरी शक्तियों को कम तो नहीं कर रहा है, क्या वो मीडिया पर अपना कब्जा तो नहीं कर रहा है, क्या वो लोकतंत्र को दबाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, चुनावों पर तो नजर रखेंगे हम, और चुनाव से पूर्व भी नजर रखेंगे, और चुनाव की बाद की स्थितियों को भी देखेंगे हम। ठीक है, अब हम आगे देखें तो कुछ बुनियादी अधिकार होते हैं जो लोगों को प्राप्त होने ही चाहिए। कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए? अभी हमने जैसे बताया कि कोई भी व्यक्ति है उसे सोचने का अधिकार, अपनी राय बनाने का अधिकार, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी स्वतंत्रता? सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार अभिव्यक्त करने की। तो इस तरह की स्वतंत्रताएं लोगों के पास होनी चाहिए। कानून की नजर में सभी लोगों को समानता होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को कमतर नहीं आंका जा सकता है, सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए। यह बुनियादी अधिकार है। इसके साथ साथ इन अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? स्वतंत्र न्यायपालिका को करना पड़ेगा। तो लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ कौन होगा? न्यायपालिका होगी। यह न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, तभी इन अधिकारों की रक्षा वो कर सकती है। अब अधिकारों की रक्षा किनसे करेगी? वो लोगों के अधिकारों की रक्षा एक तो लोगों से ही करेगी, और इसके साथ साथ लोगों के अधिकारों की रक्षा सरकार से करेगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा लोगों से और लोगों के अधिकारों की रक्षा सरकार से कौन कराता है? स्वतंत्र न्यायपालिका कराती है। अब ये स्वतंत्र न्यायपालिका है, इस स्वतंत्र न्यायपालिका के आदेशों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। एक न्यायपालिका है, उसने कोई वर्डिक्ट दिया, ठीक है, उस वर्डिक्ट को लोग नहीं मान रहे हैं। अब यहां पर आपको एक एग्जांपल समझ में आ रहा होगा यूएन का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन है, वहां पर एक न्यायपालिका है, वो क्या कर रही है? अंतरराष्ट्रीय न्यायपालिका है। और उसने क्या किया? कोई निर्णय दिया चाइना के खिलाफ। चाइना ने बोला कि हम इस निर्णय को मानेंगे ही नहीं। तो क्या उनके आदेशों का पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसी तरह से हमारे यहां पर जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका स्वतंत्र है। अपने भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, और उसके द्वारा दिया गया वर्डिक्ट सभी लोगों के लिए मान्य है। अगर वो नहीं मानते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है और उनको सजा सुनाई जाती है, और यह सजा सरकार के विपक्ष में भी जा सकती है। अगर सरकार भी न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना करती है तो न्यायपालिका सरकार पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जारी कर सकती है। ठीक है, इसके साथ अल्पमत वाले समूहों को दी जाने वाली कुछ गारंटियों का भी आदर करना चाहिए। अल्पमत वाले कुछ समूह होते हैं जहां पर क्या है, कुछ लोग हैं बहुमत में होते हैं, कुछ अल्पमत में होते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, जैसे हम अपने देश का एग्जांपल लें, यहां पर क्या है, बहुमत की सरकार है, बहुमत में इतने लोग हैं, और कुछ लोग ये हैं जो सरकार के विपक्ष में हैं। तो क्या इनकी बात नहीं सुनी जाएगी? इनकी भी बात सुनी जाएगी। जो सरकार चुनकर आती है वो कितने भी लोगों द्वारा चुनी गई हो, विपक्ष में भी जो लोग होंगे उनके भी हितों का पालन उसी सरकार को करना पड़ेगा जो सरकार चुनकर आ रही है। ठीक है, लेकिन जो फैसला हो रहा है, कोई भी एक फैसला लिया जा रहा है, वो फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद ही लेना जरूरी है। यह भी लोकतंत्र की विशेषता है। और हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा तय की जाती हैं। अब लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? संविधान है। ठीक है, लोकतंत्र में एक संविधान होता है, और संविधान में क्या दी होती है? कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं, कुछ अधिकार दिए जाते हैं। तो ये अधिकार किन्हें दिए जाते हैं? लोगों को दिए जाते हैं। और जिम्मेदारियां किनकी होती हैं? सरकार की होती हैं। तो इन जिम्मेदारियों का पालन करना बहुत जरूरी है पदाधिकारी को। ठीक है, कोई भी पदाधिकारी होगा उसके कुछ अधिकार होंगे और कुछ जिम्मेदारियां होंगी। इन जिम्मेदारियों को पालन करना उस पदाधिकारी का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, और यह संविधान के द्वारा बताया जाता है कि तुम्हारी कौन सी जिम्मेदारी होगी, कौन से अधिकार होंगे। ठीक, इससे हमारी चौथी विशेषता निकल कर आती है। कौन सी विशेषता है ये है
एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम कर सकती है। अब देखिए ये सारी बातें जो करी गई थी वहां पर एक दायरा फिक्स कर दिया कि सरकार क्या कर सकती है, सरकार इस दायरे के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती है, यहां पर वो काम नहीं करेगी, यहां नहीं करेगी, इसी दायरे में रहकर वो काम करेगी। और ये दायरा कौन तय करता है, ये तय करता है संविधान। तो संविधान के द्वारा शासन करने का दायरा तय कर दिया जाता है और जो सरकार होगी वो संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करेगी। वो नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है, जो भी हमने अभी अधिकार बताए नागरिकों के कौन कौन से अधिकार है उनका हनन नहीं कर सकती है, और संवैधानिक कानून है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार आई और उसने पूरे संविधान को ही बदल डाला, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, वो संविधान के नियमों के अनुसार ही चलेगी। तो ये लोकतंत्र की चारों विशेषताएं थी। अब हमने ये वाला स्टेटमेंट बार बार पढ़ा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट फिर से देखते हैं कि लोकतंत्र सरकार का कैसा रूप है, जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो इससे अब बृहद रूप आपको समझ में आ रहा होगा कि लोकतंत्र में सरकार कौन है और चुनाव कौन कर रहा है, लोग कौन होंगे, और जो शासन है वो किस प्रकार का होगा, और जो शासन करने वाली जो सरकार होगी उस सरकार का स्वरूप किस प्रकार का होगा। ये चारों क्वेश्चंस जो पहले हमारे स्लाइड में आए थे वो चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे लोकतंत्र की चारों विशेषताएं देखने के बाद। ठीक है, अब यहां पर जो चार विशेषताएं हैं उन्हें हम एक साथ देख लेते हैं। यहां पर कौन कौन सी चार विशेषताएं हैं। पहली विशेषता हमने क्या पढ़ी थी, लोगों द्वारा चुने गए शासन ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। अब जो लोगों के द्वारा शासक जो चुना गया, परवेज मुशर्रफ की तरह नहीं, जो अंतिम निर्णय लेगा वो लोगों के द्वारा ही चुना हुआ होना चाहिए। दूसरी विशेषता क्या थी, चुनाव लोगों के निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। अब यहां पर चाइना और मैक्सिको का एग्जांपल आपको दिया गया था, जहां पर क्या हुआ था, वहां पर एक ही पार्टी थी जिसे वोट करना था और वही पार्टी बार बार जीतकर आ रही थी। तो क्या वहां पर चुनाव लोकतांत्रिक था? चुनाव लोकतांत्रिक नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे पास विकल्प उपलब्ध नहीं थे। तो विकल्प उपलब्ध कराना भी लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। तीसरा पॉइंट है कि यह विकल्प जो अभी विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं, ये विकल्प और अवसर जो अवसर दिए जाते हैं, लोकतांत्रिक पार्टी के बारे में बात हो रही है, ये जो विकल्प है वो अवसर है वो सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति है उसे चुनाव लड़ने दिया जाए और किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने ना दिया जाए, और इसके साथ ही कोई व्यक्ति है उसे वोट डालने दिया जाए और कोई व्यक्ति है उसे वोट डालने ना दिया जाए, या फिर उसके वोट का मूल्य कम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतांत्रिक सरकार में। तो ये तीसरी विशेषता थी। चौथी विशेषता है, इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए ही काम करती है। यह हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि क्या होना चाहिए कि जो सरकार है वो संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकार इनके बीच में ही काम कर सकती है, नागरिक अधिकारों का भी हनन नहीं कर सकती है, और जो बुनियादी कानून है ये संवैधानिक कानून जो संविधान में दिए गए हैं, इन संवैधानिक कानूनों का भी हनन नहीं कर सकती है। इन दायरों के बीच में ही सरकार काम कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, लोकतंत्र की सरल परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, उसके बाद लोकतंत्र की विशेषता आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही हम रखेंगे। इसमें एक पॉइंट और है जो आपके साइड में जो लाइन दिए होते हैं ना, बॉक्स बने होते हैं, इस बॉक्स को भी पढ़ना काफी जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक के साथ करनी चाहिए। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर किसकी तुलना की जा रही है, मान लीजिए लोकतंत्र है एक तरफ और दूसरी तरफ है राजतंत्र। तो क्या हम लोकतंत्र और राजतंत्र की तुलना कर सकते हैं? अगर हमें इन दोनों की तुलना करनी पड़ी तो
आदर्श लोकतंत्र की तुलना आदर्श राजतंत्र से करनी पड़ेगी और वास्तविक लोकतंत्र की तुलना वास्तविक राजतंत्र से करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आदर्श लोकतंत्र की तुलना हम वास्तविक राजतंत्र से करें या आदर्श राजतंत्र की तुलना हम वास्तविक लोकतंत्र से करें। ये हम नहीं कर सकते हैं। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, आदर्श लोकतंत्र की तुलना आदर्श राजतंत्र से करनी पड़ेगी और वास्तविक लोकतंत्र की तुलना वास्तविक राजतंत्र से करनी पड़ेगी। तो अब ये हमारी वीडियो का आखिरी टॉपिक था जो हमने देख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उस अगली वीडियो में हम लोकतंत्र का बृहद रूप देखेंगे, बृहद अर्थ देखने वाले हैं हम लोकतंत्र का। उसके साथ ही हम क्या देखेंगे, लोकतंत्र की जो अच्छाइयां हैं वो हम देखने वाले हैं और लोकतंत्र की कुछ बुराइयां हैं वो भी हम देखने वाले हैं अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है आप कमेंट करिए और अगर वो कमेंट जेन्युइन होगा मैं आपको अगली वीडियो में उसका रिप्लाई पक्का दूंगा और आपको समझाऊंगा। अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसमें भी मैं क्लियर करके दूंगा। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।